अब सेक्शन 18 के अंदर बताया गया इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, कि अगर राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया तो लिमिटेशन पीरियड के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। सेक्शन 18 के अंदर बताया गया है कि किसी राइट या प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर कोई सूट या एप्लीकेशन लगानी थी और उसका कोई प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है लिमिटेशन के द्वारा, वो ख़त्म हो उससे पहले ही अगर उस राइट या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लायबिलिटी का एक्नॉलेजमेंट अगर राइटिंग में दे दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा साइन करके राइटिंग में दे दिया जाता है जिसके अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी या राइट क्लेम किया गया है, या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा दे दिया जाता है जिस व्यक्ति से वो व्यक्ति अपनी लायबिलिटी या टाइटल डिराइव कर रहा है, तो उस एक्नॉलेजमेंट के देने के टाइम से एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। मतलब कि मेरा लिमिटेशन पीरियड खत्म होने वाला था राइट या फिर उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने का, सामने वाली पार्टी ने अपनी लायबिलिटी स्वीकार करते हुए मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दी इन राइटिंग एंड इन साइन, तो जिस टाइम उसने मुझे अपनी एक्नॉलेजमेंट दी ना, उस दिन से मेरा फ्रेश लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। मतलब एक नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा और उस कॉज ऑफ एक्शन से फिर अब जितना लिमिटेशन पीरियड ओरिजिनली दिया गया है उतना लिमिटेशन पीरियड दोबारा चालू हो जाएगा। अब आगे बताया गया है कि ऐसा जो एक्नॉलेजमेंट दिया है रिटर्न में साइन करके, उसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई है कि किस दिन वो एक्नॉलेजमेंट दिया, तो उस तारीख का ओरल एविडेंस दिया जा सकेगा कि वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसको साइन कब किया गया था, उसको एक्नॉलेजमेंट कब दी गई थी। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आपने पढ़ा होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो बातें लिखी हुई ना, उसका ओरल एविडेंस तो नहीं दिया जा सकेगा। इसके साथ में आपको पढ़ना है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65, सेक्शन 91 एंड सेक्शन 92, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3 भी आपको पढ़ना है। अब सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक माइनस आपको डिफरेंस में बता देता हूँ। यहाँ पे तो एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है और वहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है। इस बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 18 के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है ना, वो तो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही देनी होगी। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंदर जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले या उसके खत्म होने के बाद में भी दिया जा सकता है। और एक डिफरेंस ये है कि अगर कोई डेट जो है वो टाइम बार्ड हो चुका है तो उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जा सकता सेक्शन 18 के तहत, लेकिन सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के तहत प्रॉमिस किया जा सकता है ऐसे टाइम बार्ड डेट को सेटल करने के लिए, इसको पे करने के लिए। और ये जो प्रॉमिस है ना, वो नया कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। फिर इस लिमिटेशन एक्ट के तहत एक्नॉलेजमेंट जो दी गई ना, वो कोई नया राइट क्रिएट नहीं कर रहा, वो सिर्फ जो प्रायर राइट था उसकी जो लिमिटेशन थी उसको एक्सटेंड कर रहा है। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया कि आप जो एक्नॉलेजमेंट दे रहे ना, वो सफिशिएंट होगा, भले ही उस एक्नॉलेजमेंट के अंदर उस प्रॉपर्टी या उस राइट का एग्जैक्ट नेचर जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं किया हो, या फिर उसके अंदर ये बताया गया हो कि जो पैसे पे करने का जो लायबिलिटी पूरी करने का जो टाइम है वो भी आना बाकी है, या फिर ऐसे एक्नॉलेजमेंट के साथ में ये भी अगर कह दिया जाए कि मैं तो पे नहीं करूँगा, तब भी वो एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट होगा। ये याद रखने की बात है कि अगर वो मना भी कर रहा है ना ऐसे एक्नॉलेजमेंट में, तो वो एक्नॉलेजमेंट तो सफिशिएंट होगा। या फिर उसके साथ में एक क्लेम टू सेट ऑफ भी जोड़ दिया गया है, या फिर ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो एड्रेस्ड है किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको मुझे पे नहीं करना, मुझे पे किसी और को करना था, लेकिन ऐसा अगर मेरा जो एक्नॉलेजमेंट है वो तीसरे व्यक्ति को भी एड्रेस्ड है, उस एक्नॉलेजमेंट में मैंने एक्नॉलेज किया है कि मुझे पैसे पे करने हैं या फिर मेरी लायबिलिटी है ये, तो भी ये सफिशिएंट होगा। मतलब मेरे को पैसे पे करने ए को, मेरी लायबिलिटी अराइज हो रही है ए के खिलाफ, और अगर मैं सी को भी कह रहा हूँ ना कि यार मेरी एक लायबिलिटी है जो मेरे को फुलफिल करनी है ए के लिए, तो भी ये सफिशिएंट होगा। फिर आगे बताया गया साइन के अंदर स्वयं के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा ड्यूली साइंड भी इंक्लूडेड होगा। और किसी डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने की जो एप्लीकेशन ना, इट शैल नॉट बी डीम टू बी एन एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी और अ राइट। सुभाष सदया वर्सेस नरसिम्हा का केस था 1936 का, उसमें बताया गया है कि ऐसे एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉमिस टू पे करो, और दैट एक्नॉलेजमेंट शैल अमाउंट टू ए प्रॉमिस टू पे, कि आपने उसके अंदर प्रॉमिस टू पे भी अगर नहीं लिखा ना तो भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपने सिर्फ एक्नॉलेज कर दिया ना वही सफिशिएंट है। अब सेक्शन 19 के अंदर बात की गई है इफेक्ट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब सेक्शन 19 में बात की गई है कि अगर किसी प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट पेमेंट कर दिया जाए या फिर उसका इंटरेस्ट दे दिया जाए तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ऊपर क्या फ़र्क होगा। यहाँ पे बताया गया कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट का अगर पार्ट पेमेंट कर दिया गया है या फिर उसका कोई हिस्सा पे कर दिया गया है या फिर किसी लेगेसी के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो दे दिया गया है लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले, तो जिस दिन वो पेमेंट किया गया, जिस दिन वो इंटरेस्ट दिया गया, उस दिन से नया लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। प्रोविजन के अंदर ये बताया गया है कि 1 जनवरी
1928 से पहले के केसेस को छोड़ के, मतलब 1 जनवरी 1928 के बाद में अगर ऐसा कोई पेमेंट किया गया है ना, तो उसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट जो है ना, वो जिस व्यक्ति ने पेमेंट किया उसकी हैंडराइटिंग में होना चाहिए या फिर उसकी हैंडराइटिंग में साइंड होना चाहिए। इस सेक्शन का प्रिंसिपल यही है कि ऐसा पेमेंट करने से आप जो सामने वाले पार्टी का राइट है ना, उसको स्वीकार कर रहे हो और अपनी लायबिलिटी को भी स्वीकार कर रहे हो कि हाँ, मेरा ऐसा पेमेंट करने की लायबिलिटी थी और सामने वाले पार्टी का राइट था मुझसे ऐसे पेमेंट को लेना। यहाँ पे कोई मोड स्पेसिफाइड नहीं है, आपका पेमेंट किसी भी मोड के अंदर हो सकता है। और अगर पार्ट पेमेंट किए गए हैं तो जिस दिन लास्ट पार्ट पेमेंट किया गया ना, उस दिन से पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बताया गया है कि जहाँ पे कोई मॉर्गेज लैंड अगर मॉर्गेजी की पोजीशन में है और वो उसका रेंट ले रहा है या फिर उसके जो प्रोड्यूस है अगर उसको ले रहा है, तो ये भी पेमेंट ही माना जाएगा। फिर बताया गया है कि यहाँ पे डेट का मतलब वो पैसा नहीं होगा जो कि कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री के तहत पे करना है। तो लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए सेक्शन 18 के अंदर तो एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है और सेक्शन 19 के अंदर पेमेंट किया जा रहा है। सेक्शन 18 जो है ना, वो तो हर तरीके के सूट्स और एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन सेक्शन 19 जो है ना, वो तो सिर्फ डेट और लेगेसी से रिलेटेड जो सूट्स है ना, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। अब सेक्शन 20 के अंदर ये बताया गया है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट या जो पेमेंट है अगर वो थर्ड पर्सन के द्वारा किया जाए उस केस में क्या होगा। यहाँ सबसे पहले तो ये बताया गया है कि हमने सेक्शन 18 और 19 के तहत एजेंट ड्यूली ऑथराइज शब्द पढ़े हैं। अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो उसके एजेंट ड्यूली ऑथराइज के अंदर कौन कौन आएंगे। इसमें बताया है कि उसके जो लॉफुल गार्जियन है या कोई मैनेजर या फिर कोई कमिटी है या फिर ऐसे लॉफुल गार्जियन मैनेजर या कमिटी के द्वारा कोई एजेंट ऑथराइज किया गया है, कोई एजेंट अपॉइंट किया गया है और ऐसे जो व्यक्ति ना वो उस व्यक्ति के बिहाफ पे एक्नॉलेजमेंट देने के लिए या फिर ऐसा पेमेंट करने के लिए ऑथराइज हैं, तो ये सब व्यक्ति भी एजेंट ड्यूली ऑथराइज के अंदर आएंगे। फिर सब सेक्शन 2 के अंदर ये बताया गया है कि अगर एक से ज़्यादा जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर, एग्जीक्यूटर या मॉर्गेजीज हैं, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई एक्नॉलेजमेंट दे दी है या कोई पेमेंट कर दिया है ना, तो उसके ऐसे एक्नॉलेजमेंट या ऐसे पेमेंट के द्वारा चार्जेबल नहीं होंगे। मतलब वो जितने भी साथी थे उनमें से अगर किसी एक ने एक्नॉलेजमेंट या फिर पेमेंट कर दिया तो बाकी जितने लोग हैं ना वो चार्जेबल नहीं होंगे, उनके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। या फिर उनके एजेंट के द्वारा अगर ऐसा कोई पेमेंट कर दिया गया है, दूसरे व्यक्ति के एजेंट के द्वारा अगर कोई पेमेंट कर दिया गया है, तो वो भी बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे। इस सेक्शन के द्वारा कोर डेटर्स का जो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी है ना, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। मतलब कि हम पढ़ते हैं कि अगर कोई को डेटर्स है तो उनके बीच में एजेंसी रहेगी, इम्प्लाइड एजेंसी मानी जाती है। तो इस सेक्शन के द्वारा उस इम्प्लाइड एजेंसी को हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया है। अब सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि सेक्शन 18 और 19 के पर्पज़ के लिए किसी हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न प्रॉपर्टी का लिमिटेड ओनर या उसका ड्यूली ऑथराइज जो एजेंट है उसके द्वारा अगर कोई एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट कर दिया जाता है ना, तो ऐसे एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट को उस प्रॉपर्टी का जो रिविजनर होगा, जो उसकी लायबिलिटी सक्सीड करेगा, उसके खिलाफ भी एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट माना जाएगा। फिर आगे बताया कि किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या उसके बिहाफ पे अगर कोई लायबिलिटी इनकर की गई है तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मैनेजर है या उसका जो ड्यूली ऑथराइज एजेंट है, उनके द्वारा दी गई एक्नॉलेजमेंट या उनके द्वारा दिया गया पेमेंट जो है ना, उस पूरी फैमिली के बिहाफ पे दिया गया माना जाएगा। इट शैल बी डीम्ड टू बी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ होल फैमिली।